नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया 24। मैं आपके साथ पुष्पनी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के कांग्रेस घोषित प्रत्याशी उज्ज्वल रमन सिंह ने भूलपुर में स्थित पत्रकार कल्याण एसोसिएशन ऑफिस पर पहुंचकर चुनावी दौरे का शंखनाद किया है। इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से घोषित किए गए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार उज्ज्वल रमन सिंह ने आज पत्रकार कल्याण एसोसिएशन ऑफिस में पत्रकारों के बीच पहुंचकर अपनी बातों को साझा किया है। इस अवसर पर इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पत्रकार कल्याण एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ऋषभ द्विवेदी से मिलने के बाद प्रेस वार्ता की गई। कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्रीय लोगों की मौजूदगी भी जबरदस्त रही। वहीं जबरदस्त जन समर्थन से उज्ज्वल रमन सिंह गदगद दिखे। मीडिया से मुखातिब होते हुए उज्ज्वल रमन सिंह ने अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखे और कहा कि इलाहाबाद सीट पर सबसे पहले नामांकन उन्हीं का हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी से मुकाबले को लेकर उन्होंने कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है, बीजेपी की नीतियों और उसके कार्यक्रमों का विरोध है। उज्ज्वल रमन सिंह ने कहा कि यह लड़ाई हम अकेले नहीं लड़ रहे, बल्कि पूरे संसदीय क्षेत्र की जनता यह लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने अपने वक्तव्य में बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर जनता के बीच जाने का ऐलान करते हुए यमुना पार में विकास पर ध्यान देने की बात कही है। यूपी इंडिया 24 के लिए यूपी हेड ऋषभ द्विवेदी की खास रिपोर्ट। कांग्रेस से प्रत्याशी इसके लिए बधाई। धन्यवाद। जैसा कि चुनावी रणनीति चल रही है, चुनाव बड़ी तेजी के साथ चल रहा है और इस समय जो है 25 मई को प्रयागराज में चुनाव होने हैं। इस चुनाव को के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले यही कहना चाहिए एक जन महोत्सव के रूप में, प्रत्याशी के रूप में बाद में आपसे प्रकट किए जाएंगे। निश्चित तौर से एक पावन पर्व है लोकतंत्र का, जिसमें जनता को जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये भविष्य में देश की दशा और दिशा क्या हो ये तय करता है। तो इसी का ये चुनाव है। जितना ज़्यादा भागीदारी लोग सुनिश्चित करेंगे, उतना बड़ा बदलाव का संकेत हमको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन पहले की अपेक्षा इस समय वोटिंग कम चल रही है। जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए हैं, 180 सीटों के चुनाव फाइनल हुए, वोटिंग का परसेंटेज बहुत कम है। ये तो चुनाव इसके लिए जनता के लिए ये तो चुनाव आयोग और सरकार ने जो है ऐसी तिथि का चयन किया कि जब गर्मी चरम पर है। हमारा मानना है कि चुनाव को थोड़ा पहले कराए होते तो प्रतिशत और अच्छा रहता और बेहतर रहता और आम जनता को सहूलियत मिलती। लेकिन जो भी फैसला चुनाव आयोग का है, शिरोधार्य है। यही है कि जनता को प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, कटिबद्ध होकर, संकल्पित होकर आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये आम जनता बनाम डबल इंजन है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि लोग भारी संख्या में निकलेंगे और मतदान करेंगे। जैसा कि इसके पहले आप सपा के वहाँ भीड़ रहे हैं, आप लोग सपा एक बहुत बड़ा चेहरा रहा है आपका, तो कितनी सहजता महसूस कर रहे हैं कांग्रेस में आने के बाद? क्या कांग्रेस के लोग स्वीकार कर पा रहे हैं आप? निश्चित तौर पर एक इंडिया गठबंधन बना, इसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और अन्य दल सब लोगों ने इकट्ठा होकर जो है ये निर्णय किया कि जो है देश में बड़ी लड़ाई को हम लोगों को लड़ना है। उसके तहत ये फैसला हुआ और ये पारिवारिक मामला है। सपा और कांग्रेस मिलकर इस सीट पर लड़ रही है और सब लोग एक हैं। कहीं से भी मुझे जो है कोई समस्या नहीं, सब लोगों का सहयोग है, सब लोगों का आशीर्वाद है। शीर्ष नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ता तक दोनों ही दलों के पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। आपका मुख्य मुद्दा क्या है जनता के बीच किस मुद्दे को लेकर? आप देखिए, जिस तरीके से जमुना पार की उपेक्षा हुई है, जिस तरीके से जमुना पार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, इसी मुद्दे पर हम जो है जनता के बीच जा रहे हैं। 10 सालों में जमुना पार के प्रयागराज के क्षेत्र में कोई भी एक लिफ्ट कैनाल नहीं लगी, कोई भी बड़ी फैक्ट्री का निर्माण नहीं हुआ। 14 में भारतीय जनता पार्टी के लोग यही परेड ग्राउंड पर भाषण देते थे कि आएंगे तो नैनी का औद्योगिक क्षेत्र फिर से पुनर्जीवित करेंगे। लेकिन आज नैनी में एक भी उद्योग को फिर से चालू कराने में भारतीय जनता पार्टी अक्षम रही है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में एम्स अस्पताल जमुना पार में न बन पाना सबसे बड़ी समस्या है कि अगर आज आप गंभीर रूप से बीमार हो जाएं तो लखनऊ और दिल्ली के अलावा कहीं पर जगह नहीं मिलती है। सबसे बड़ी समस्या जमुना पार में सिंचाई के पानी की है। जो शंकरगढ़ का पठारी क्षेत्र है, पीने के पानी और सिंचाई का पानी
दोनों की समस्या। मांडा का उपरोक्त का क्षेत्र है, नहर बनी हुई है लेकिन पानी का पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में पानी वहाँ रोक दिया जाता है, लेकिन आज तक पानी को चालू करवाने में सरकारें अक्षम नहीं है। बड़ोखर का क्षेत्र आज भी पीने का पानी का भी संकट है और सिंचाई के पानी का भी संकट है। तो उनके पास जमुना पार के विकास का कोई न सोच थी न समझ थी, जिसके तहत जमुना पार लगातार पीछे होता चला गया। जो भी काम हुआ है जमुना पार में, चाहे कांग्रेस पार्टी के ज़माने में हुआ हो, नैनी का औद्योगिक क्षेत्र हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने बताया था, या मुलायम सिंह यादव जी ने 3 पावर प्लांट दिए थे, या अखिलेश यादव ने राज्य विश्वविद्यालय और सरस्वती हाईटेक सिटी दी। उसके अलावा तो मैं तो ढूंढता रहता हूँ, जमुना पार घूमता रहता हूँ कि शायद भारतीय जनता पार्टी का कोई काम दिखाई दे जाए, लेकिन उन्होंने खाली प्रयागराज की और खास तौर से जमुना पार की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, असहाय महसूस कर रही है। और इस लड़ाई को जनता बनाम डबल इंजन है, ये उज्जवल रमन सिंह लड़ाई में कहीं नहीं है, ये जनता इस चुनाव को लड़ रही है। सर, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का 10 साल में जो जनाधार घटा है और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, उत्तर प्रदेश में उसका अस्तित्व बिल्कुल खत्म है, तो आपने कहा जाता है कि डूबती नैया पे जो सवार हुए हैं, आपको कितना अपने आप पे भरोसा है कि कितना महसूस कर रहे हैं अपनी जीत के प्रति, कितना आश्वस्त है? देखिए, हमको भरोसा यहाँ की जनता पर है, देवतुल्य जनता पर है, प्रयागराज की, जमुना पार की, और हमारा भरोसा है कि जनता इस गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन देगी, अपना आशीर्वाद देगी, और अपने बेहतरी और विकास के मुद्दे पर जिस तरीके से अस्तित्व हमारा गिरा, प्रयागराज का अस्तित्व गिरा, आज 5 पलायन हुआ सरकारी दफ्तरों का लखनऊ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि प्रयागराज की गणना होती थी लखनऊ के बाद दूसरी राजधानी थी, आज प्रयागराज जितने भी बड़े शहर हैं उस कतार में सबसे पीछे हो गया है, सबसे पीछे। और इसका मुख्य कारण है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, जिसने प्रयागराज के साथ सौतेला व्यवहार किया है। तो ये लड़ाई जनता लड़ रही है। जमुना पार में सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशुओं को लेकर के आ रही है। जहां किसान अपने खेत को अच्छे से संवारता है, वहीं आवारा पशुओं के द्वारा रातों रात उसको खत्म कर दिया जाता है। तो इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि निश्चित तौर से ये बहुत बड़ी समस्या है। जब 17 से 22 हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्य थे कचरा में, कई बार हमने इस मुद्दे को उठाया, समाजवादी पार्टी ने भी इस मुद्दे को कई बार उठाया, कांग्रेस पार्टी की नेता आराधना मिश्रा जी ने भी इस मुद्दे को उठाया था। सरकार की तरफ से जवाब आता ये तो कोई मुद्दा नहीं है। सरकार की तरफ से आप सरकार की संवेदनहीनता देखिए, इसको वो मुद्दा ही नहीं मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, किसान, 700 किसान मार दिए जाते हैं, काला कानून को वापस लिया जाता है। ये दर्शाता है कि वो पूंजीपतियों के पक्ष में खड़े हैं। ये पूंजीवाद बनाम सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, इसमें निश्चित तौर से सामाजिक न्याय भारी पड़ेगा और ये बड़ी समस्या है। इसका सरकार को, डबल इंजन के लोगों से ये सवाल पूछा जाना चाहिए। और हम तो कहेंगे कि अगर हमारी सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की दिल्ली में सरकार बनती है, तो इस विषय पर जरूरी हम कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे पशुओं के होने वाले नुकसान की या भरपाई करें या उसकी ऐसी व्यवस्था करें, विचार विमर्श करके, बेड़बंदी करके, बाड़ा लगाकर कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे किसानों की फसल बच सके। ये बीजेपी के लोगों ने ही वादा किया था कि 2 गुना हम आमदनी करेंगे किसानों की। यमुना पार में विकास की बात आती है तो कुछ ऐसे भी यमुना पार में ऐसे क्षेत्र हैं जहां भी आज भी बिजली की आपूर्ति है, बिजली आज तक उन गाँव में नहीं पहुंच पाई है। देखिए, 2 कारखाने तो लग गए थे समाजवादी पार्टी की सरकार मुलायम सिंह यादव जी की वजह से, तीसरा कारखाना भारतीय जनता पार्टी आज तक नहीं लगा पाई। और ये कारखाने लगे थे इस क्षेत्र में आपूर्ति बढ़ाने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन के लोगों से पूछा जाना चाहिए आखिर बिजली बंद तो रही है, यहाँ जा कहाँ रही है, जब यहाँ के लोग लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। ये बड़ा विषय है। ये 2 बार हमने सांसद बनाया, हमने 2 बार यहाँ से विधायक बनाया, हमने सारी ताकत हमने दे दी उनको, भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन जो प्रयागराज की उपेक्षा हुई है इसका तो हिसाब, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा और यही जनता मांग रही है। कैंडिडेट को लेकर कितना आश्वस्त है? सामने वाले जैसे नीरज त्रिपाठी नए चेहरे के रूप में आए थे, हालांकि तो उनका एक बैकग्राउंड रहा है, पिछला बैकग्राउंड रहा है, लेकिन
जमुना पार में जीरो माने जाते हैं और बड़ा संतोष, बड़ा आक्रोश है भाजपा में उनके खिलाफ, तो उसका कितना फायदा मिल पा रहा है? लेकिन ये विषय हमारा नहीं, हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। हमारी लड़ाई नीति और कार्यक्रम की है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां रही और जो कार्यक्रम पिछले 10 साल में रहे और जो प्रयागराज की उपेक्षा, अस्तित्व, गरिमा का विषय हम उठा रहे हैं, ये विषय हमारा है। नहीं, जैसे और ये विशेषाधिकार भाजपा के कुछ लोग हैं जो भाजपा के बड़े चेहरे के रूप में है, कांग्रेस पे न आकर अप्रत्यक्ष रूप से बोलते हैं कि उज्ज्वल रमण सिंह को वाकओवर दे दिया गया है, इतना डमी कैंडिडेट। ये विशेषाधिकार उस पार्टी का है कि वो किसको प्रत्याशी बनाते हैं। हम सबको समान रूप से देखते हैं, लेकिन हमारी बड़ी लड़ाई देश को बचाने की है, प्रयागराज के अस्तित्व को बचाने की है, इसकी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से बरकरार कर रखने की है। हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारी व्यक्ति विशेष का कोई मुद्दा नहीं। और आने वाले दिनों में अगर प्रयागराज की जनता का आशीर्वाद मिलता है, प्यार मिलता है, तो निश्चित तौर से प्रयागराज की खोई हुई प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए जो कुछ भी हमसे हो सकेगा, सड़क से लेकर संसद तक हम संघर्ष करने का काम करेंगे और इसको फिर से पुनः उसी स्थान पर पहुंचाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। अगले 5 साल के लिए आपके जमुना पार के लिए, आप विकास के लिए क्या रोड मैप है आपके? देखिए, हमारी 3 मुख्य चीज़ें हैं। पहली, एक तो हमारे यहाँ नई लघु डाल की नहरें बने और जो नहरों का विस्तारीकरण हो, जिससे लोगों की सिंचित भूमि को बढ़ा सकें हम। जो है सबसे बड़ी समस्या सिंचाई के पानी की है। दूसरी बड़ी समस्या जो बंद पड़ी फैक्ट्रियाँ नैनी में है या नई फैक्ट्री लगाने की, चाहे शंकरगढ़ के इलाके में हो, जहाँ पर भी जमीन उपलब्ध होगी, हम नई फैक्ट्रियाँ भी लगाकर औद्योगिकीकरण करेंगे। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी समस्या देश में बेरोजगारी और महंगाई है। इसी मुद्दे पर हम ले जाकर जनता के बीच जा रहे हैं। बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि आप पढ़ लिख कर जो है पकौड़ा तले, आप जलेबी बनाइए, आप समोसा तलिए। तो कोई भी परिवार पकौड़ा तलने के लिए अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है। वो इसलिए पढ़ाता है कि सरकारी नौकरी में जाए। एक चीज़ बतलाइए, आर्मी की नौकरी आदमी 35 साल के लिए करने जाता है कि 4 साल करने जाता है? हम देश के प्रधानमंत्री, देश के सांसद, देश के विधायक को तो 5 साल, 10 साल, 15 साल हम लगातार चुनते जा रहे हैं और उसकी मांग। और आर्मी में नौकरी 4 साल के बाद फिर आप उसके हाथ में कटोरा थमाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ये जो कर रही है बेरोजगारों के साथ, बेरोजगार नवयुवक इसका जवाब देगा। अगर एग्जामिनेशन होता है तो उसका पर्चा आउट क्यों करा दिया जाता है? पर्चा आउट कराकर कहीं न कहीं लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। नौजवानों के साथ जो अरमान के साथ लोग अपने बच्चे को भेजते हैं प्रयागराज पढ़ने के लिए, वो अरमान ध्वस्त हो रहे हैं उनके। तो घोर निराशा हो रही है। इसी मुद्दे को लेकर कि अगर जो है हमारी सरकार गठबंधन की बनेगी तो ऐसी व्यवस्था करेंगी कि पर्चा आउट न हो। 30 लाख सरकारी नौकरियां रिक्त पड़ी हैं केंद्र सरकार की, इसकी हम भर्ती करेंगे। और महंगाई को कम करने का, दाम बांधने की नीति हम ला रहे हैं कि दाम को बांधेंगे जिससे आम आदमी जो प्रभावित हो रहा है उसकी हम बेहतर व्यवस्था कर सकें। यानी आपकी सरकार बनेगी तो अग्निवीर वालों के जो है बिल्कुल हमारा वादा है। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का, समाजवादी पार्टी का वादा है कि ये स्कीम को हम बंद करेंगे और फिर से पुरानी व्यवस्था को लागू करेंगे। फिर से पुरानी पेंशन व्यवस्था चल रही है, कहाँ चल रही है? चार्ज आप बतला दीजिए, नई भर्ती कितनी हो रही है? नई पुरानी व्यवस्था खत्म नहीं की गई है, बल्कि एक विकल्प तलाश के इसको जो है बनाया। ये विकल्प नहीं है। ये विकल्प तो ऐसा विकल्प आपने दे दिया कि बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़। अगर आप ही अपनी लड़की की शादी किसी 4 साल के अग्निवीर के साथ कर दे, वो 4 साल के बाद क्या करेगा? उसका भविष्य, जो बच्चे, जिस लड़की का भविष्य अंधकारमय में करने का, आपने सारे परिवार को बर्बाद करने की एक व्यवस्था बना दी। ये पूरे विश्व में कहीं नहीं जो व्यवस्था यहाँ है कि 4 साल की नौकरी देने की। ये मुझे इसके आप धुर विरोधी हो? विरोधी नहीं है। ये जो इस व्यवस्था, इस कार्यक्रम को बंद कर देना चाहिए और वही पुरानी व्यवस्था को लागू, पुरानी पेंशन देनी चाहिए। सांसद और विधायक को पेंशन मिल रही है, 1 दिन के भी अगर विधायक है तो पेंशन है, 1 दिन का सांसद है पेंशन है, अगर कर्मचारी है तो ऐसी व्यवस्था क्यों देश में लागू की गई? ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में शुरुआत हुई थी। पुरानी पेंशन को फिर से बहाल किया जाए, ये हमारा मुद्दा है। अगर देखा जाए तो इसी